हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्केल को जिसको आईसीयू सेटिंग्स में यूज किया जाता है टू चेक द न्यूरोलॉजिकल स्टेटस ऑफ पेशेंट। तो इस स्केल का नाम है जीसीएस, दैट इज ग्लासगो कोमा स्केल। ठीक है, ग्लासगो कोमा स्केल 1974 से जो है वो प्रैक्टिस में है, इसको तब से यूज किया जा रहा है। तो मोस्टली होता क्या है कि आपके पास एक पेशेंट लेटा हुआ है आईसीयू सेटिंग में, आपको देखना है कि इसका प्रोग्नोसिस कैसा है विदाउट इवन लुकिंग एट द इमेजिंग। हम सीटी एमआरआई नहीं देख रहे हैं, हम अपनी असेसमेंट करना चाहते हैं। तो हम अपनी असेसमेंट कैसे कर सकते हैं? हमारे पास एक कोई क्राइटेरियाज होने चाहिए जिसपे हम पेशेंट को माप सकें, मेजर कर सकें, पेशेंट के स्टेटस को मेजर कर सकें और हम डिसीजन ले सकें कि हमें क्या क्या फर्दर मैनेजमेंट प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं और कैसे पेशेंट को मैनेज करना है, पेशेंट साल्वेजेबल है या नहीं है। तो उस केस में हम यूज करते हैं जीसीएस। तो इन आईसीयू सेटिंग्स जहां आपके पास सीरियस पेशेंट है जिसका इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस है, पेशेंट कॉन्शियसनेस कैसा है, इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस है, और पेशेंट एक्यूट हेड इंजरी के साथ आया है, आईसीयू सेटिंग में है, तो उस समय अगर हमें देखना है सिवियरिटी ऑफ कंडीशन और हमें पेशेंट को किस तरह से मैनेज करना है, तो एक टूल हम यूज करते हैं, उस टूल को बोलते हैं जीसीएस, ग्लासगो कोमा स्केल। तो इस स्केल के फर्दर 3 कंपोनेंट हैं। ठीक है, फर्दर 3 कंपोनेंट है। फर्स्ट वन इज द आई रिस्पॉन्स, सेकेंड वन इज द वर्बल रिस्पॉन्स, थर्ड वन इज द मोटर रिस्पॉन्स। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं आई रिस्पॉन्स की, हम देखते हैं कि पेशेंट अपनी आईज को ओपन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, खुद से ओपन कर रहा है या हम उसे बोल रहे हैं या उसे कुछ स्टिमुलस दे रहे हैं तब ओपन कर रहा है। तो हम देखना क्या चाहते हैं आई रिस्पॉन्स से? आई रिस्पॉन्स से हम देखना चाहते हैं रास की एक्टिविटी। रास बोले तो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम की एक्टिविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एरिया हमारे ब्रेन में होता है जो कि हमारी अलर्टनेस और अटेंशन को मेंटेन रखता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं वर्बल रिस्पॉन्स। वर्बल रिस्पॉन्स, हम फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम स्पीकिंग, तो मैं किस तरह से बोल पा रही हूँ? मैं तभी बोल पा रही हूँ जब मेरे ब्रेन के सब फंक्शंस जो हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करके काम कर पा रहे हैं। और इसी फंक्शंस को, थिंकिंग को, स्पीच को, मेमोरी को, इमोशंस को हम बोलते हैं हायर कॉर्टिकल फंक्शन, क्योंकि हमारे ब्रेन के वेरियस लोब्स जैसे कि फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, ये सब आपस में काम करके एक फंक्शन क्रिएट करते हैं जिसको हम बोलते हैं वर्बल रिस्पॉन्स। क्योंकि बोलना एक सिंगल प्रोसेस नहीं है, बोलने के लिए बहुत सारे हमारे प्रोसेसेस को एक साथ आना पड़ता है, हमारे सोचने को, हमारे इमोशंस को, हमारी मेमोरी को एक साथ आना पड़ता है, तब हम एक रिस्पॉन्स दे पाते हैं जिसको बोलते हैं वर्बल रिस्पॉन्स। तो अगर कोई पेशेंट जो है वो एक्यूरेट वर्बल रिस्पॉन्स दे पा रहा है, मतलब उसके ब्रेन की फंक्शनिंग अभी भी नॉर्मल है, अभी भी पेशेंट को बचाया जा सकता है, अभी भी जो हेड इंजरी पेशेंट को हुई है वो इतनी सीवियर नहीं है कि पेशेंट वापस अपनी नॉर्मल कंडीशन में ना आ सके। बट अगर वर्बल रिस्पॉन्स जो है वो कम है और वैसा नहीं है जैसे एक नॉर्मल पर्सन का होता है, इट मीन्स कि प्रोग्नोसिस पुअर है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं मोटर की तरफ। जब हम बात करते हैं मोटर फंक्शन की, तो मोटर फंक्शन से हम क्या देखना चाह रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ये पेंसिल चलानी है तो मैं एक स्टिमुलस जो आ रहा है, स्टिमुलस क्या आ रहा है कि मुझे पढ़ाना है, मुझे लेक्चर लेना है, तो वो स्टिमुलस मेरे न्यूरल आर्क में जा रहा है, वहां से प्रोसेस हो रहा है और एक रिस्पॉन्स आ रहा है। रिस्पॉन्स क्या आ रहा है कि मैं पेंसिल चला पा रही हूँ। तो मतलब ये जो न्यूरल आर्क है ये अभी ठीक से काम कर रही है, न्यूरल आर्क ठीक से काम कर रही है, मतलब स्टिमुलस आ रहा है, उसके लिए रिस्पॉन्स जनरेट हो पा रहा है, तो मतलब मेरा नर्वस सिस्टम अभी भी सही से काम कर रहा है। बट इन द केस ऑफ हेड इंजरी और जहां कुछ ऐसी कंडीशंस जिसमें न्यूरोलॉजिकल स्टेटस बहुत ज्यादा इम्पेयर्ड रहता है, उसमें जो स्टिमुलस है उसके लिए रिस्पॉन्स नहीं आ पाता है। तो हम इस स्केल से क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि पेशेंट का ये जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स वाला फंक्शन है ये कितना ज्यादा इम्पेयर्ड है ड्यू टू इंजरी और वट एवर कंडीशन पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम। ठीक है, तो मोटर फंक्शन से हम ये देख रहे हैं। तो
ये सब बताने का मेजर पर्पस यही था कि अगर आपका दिमाग पूछे आपसे कभी कि हम जीसीएस में क्यों देख रहे हैं आई रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स, मोटर रिस्पॉन्स, क्योंकि ये इससे हम डीप डाउन क्या देखना चाहते हैं, पेशेंट का न्यूरोलॉजिकल स्टेटस देखना चाहते हैं कि पेशेंट के हायर कॉर्टिकल फंक्शंस एक्टिव हैं, पेशेंट की न्यूरल आर्क एक्टिव है, पेशेंट का रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो कि ब्रेन स्टेम में होता है वो एक्टिव है या नहीं है, ठीक है। So it was one extra information for you. तो चलिए अब देखते हैं आई रिस्पॉन्स को। जब हम बात करते हैं आई रिस्पॉन्स की, तो आप पेशेंट के पास गए, आपने पेशेंट को बोला, इवन आपने अभी पेशेंट को बोला भी नहीं, आप जस्ट पेशेंट के पास गए और पेशेंट ने आपकी प्रेजेंस को महसूस करा एंड ही जस्ट ओपन हिज आईज, ठीक है। तो हम बोलेंगे स्पॉन्टेनियस आई मूवमेंट। हमने कोई स्टिमुलस नहीं दिया, हमने उसको कुछ भी नहीं बोला करने को, वी जस्ट गो देयर एंड पेशेंट ने अपनी आंखें खोली, हमें महसूस करके, हमारी प्रेजेंस को महसूस करके पेशेंट को लगा कि कोई रूम में आया है, तो ही जस्ट ओपनड हिज आईज। तो उसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स, ठीक है। स्पॉन्टेनियस आई रिस्पॉन्स की अपने आप पेशेंट ने आंखें खोली, बट आप गए हो, पेशेंट की आंखें बंद ही है, तो अब उसके बाद आप उसे स्टिमुलस दोगे, आप उसे बाहर से एक सिग्नल दोगे, ठीक है। तो आप सिग्नल कैसा दोगे, आप वर्बल रिस्पॉन्स, आप वर्बल स्टिमुलाई दोगे। वर्बल स्टिमुलाई इन द सेंस कि आप बोलोगे फॉर एग्जांपल द पेशेंट्स नेम इज एक्स, हेलो एक्स। तो अगर आपके कुछ भी बोलने से या कुछ भी साउंड प्रोड्यूस करने से पेशेंट अपनी आंखें खोलता है तो हम उसको देंगे नंबर 3, ठीक है। अगर खुद से खोल लेता है हम देंगे नंबर 4, राइट। अब आपने वर्बल स्टिमुलाई दिया, आपने वर्बल सिग्नल दिया, पर उसके लिए भी पेशेंट ने आंखें नहीं खोली, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देंगे पेनफुल स्टिमुलाई। पेनफुल स्टिमुलाई हम पेन देंगे पेशेंट को। पेन कैसे देते हैं, ठीक है। तो पेन देने का जो है, फॉर गिविंग पेन कुछ एरियाज होते हैं। हम पेरिफेरल पेन भी दे सकते हैं, ठीक है, और हम सेंट्रल पेन भी दे सकते हैं, राइट। तो जब हम पेरिफेरल पेन देंगे तो हम देंगे फिंगर बेड्स पे, तो हम जोर से प्रेस करेंगे एटलीस्ट फॉर कितना 10 सेकेंड्स तक, ठीक है। 10 सेकेंड तक जो है वो नेल बेड को प्रेस करा। अगर नेल बेड प्रेस करने के बाद कैसे करेंगे, कोई पेंसिल लेंगे, पेन लेंगे और उससे प्रेस करेंगे, इवन ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्टली, बट मोस्ट एक्यूरेट जो हमारा प्रोसीजर होता है वो पेन या पेंसिल से होता है। हमने नेल बेड को प्रेस करा। अब अगर आपका पेन देने के बाद पेशेंट ने आंखें खोली हैं, वेल एंड गुड, वी विल गिव नंबर 3। अगर तो भी नहीं खोली है तो हम जाएंगे सेंट्रल प्रेशर देने की तरफ, सेंट्रल पेन देने की तरफ। तो सेंट्रल पेन जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ट्रेपीजियस पिंच करते हैं। ट्रेपीजियस ये जो हमारा शोल्डर ब्लेड की तरफ जो हमारे मसल होते हैं, हम इसको पिंच करेंगे, ठीक ठाक प्रेशर देंगे फॉर 10 सेकेंड्स, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, हम सुप्रा ऑर्बिटल प्रेशर दे सकते हैं। सुप्रा ऑर्बिटल इस एरिया में जो हमारा ऑर्बिट मतलब हमारी आई के ऊपर प्रेशर दे सकते हैं। आई के ऊपर हमें एटलीस्ट 10 सेकेंड से जोर से दबाना है, प्रेशर देना है, फिर भी नहीं होता है, हम स्टर्नल रब कर सकते हैं। स्टर्नम जो है, ये जो हमारी छाती की ये वाली बोन होती है जिससे सब रिब्स अटैच्ड होती हैं, जो स्टर्नम है ये इसका पेरियोस्टियम बहुत ज्यादा क्लोज होता है स्किन के, क्योंकि यहाँ पे सबक्यू फैट बहुत कम होता है, तो बहुत ज्यादा संभावना है कि डायरेक्टली पेरियोस्टियम पे जो हम रब देंगे वो पेरियोस्टियम पे जाएगा, तो पेन स्टिमुलाई इजीली पहुंचेगा। तो ये 3 जो थे ये सेंट्रल स्टिमुलाई देने के हमारे रीजन्स है, ट्रेपीजियस, पेरिऑर्बिटल और स्टर्नल रब, ठीक है। तो अगर पेन देने के बाद अगर पेनफुल स्टिमुलाई से आंखें खोलता है हम नंबर 2 देंगे। अगर पेनफुल स्टिमुलाई से भी आंखें नहीं खोलता है हम बोलेंगे नो रिस्पॉन्स, ठीक है। अब एक केस आपके पास ये आ सकता है कि पेशेंट को फेशियल ट्रॉमा है, आपके पास ट्रॉमा का पेशेंट आया है जिसमें पूरे मुंह पे घाव हैं, तो आप सुप्राऑर्बिटल प्रेशर सबसे पहली बात नहीं देंगे। और दूसरी बात, फेशियल इंजरी के टाइम पे हो सकता है स्वेलिंग हो रही हो आंखों के आसपास, तो पेशेंट आंख नहीं खोल पाएगा, तो उसमें हम कुछ भी मार्किंग ऐसे ही नहीं दे देंगे, हम बोलेंगे नॉन टेस्टेबल। तो आई रिस्पॉन्स के आगे क्या लिख देंगे, NT, नॉन टेस्टेबल, ठीक है, हम टेस्ट कर ही नहीं पाए।
उसके बाद हमारा आ जाता है वर्बल। वर्बल, आप पेशेंट के पास गए, आपने पेशेंट से पूछा हेलो व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, आप अभी कहाँ पे हैं, और ये कौन सी जगह है, आज क्या तारीख है या क्या दिन है। तो अगर पेशेंट फुली ओरिएंटेड है टू टाइम प्लेस एंड पर्सन तो हम देंगे 5 स्कोर, ठीक है। अगर पेशेंट जो है आपने उससे आप उसका नाम पूछा, उसके साथ जो है पूछा कि ये कौन है और आप कहाँ पे हैं, अगर पेशेंट ये नहीं बता पा रहा है बट कुछ और ही सेंटेंसेस बोल रहा है, बट जो सेंटेंसेस है दैट मेक सम सेंस, ठीक है, तो हम देंगे 4 नंबर। पेशेंट बोल रहा है बट कंफ्यूज्ड है, आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं दे रहा है बट कंफ्यूज्ड आंसर दे रहा है। आप पूछ रहे हो कि अभी क्या हो रहा है, क्या टाइम है दिन का, तो वो सुबह को रात बता रहा है, या आप पूछ रहे हो आप अभी कहाँ पे हो, तो वो घर बता रहा है, तो मतलब वो कंफ्यूज है पेशेंट। तो उस केस में हम देंगे 4 मार्क्स, 4 स्कोर, ठीक है। उसके बाद अगर आपका ये जो आपने सवाल पूछे थे, इन सवालों का जवाब वो कैसे दे रहा है, वो कुछ आपको अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहा है या कुछ आउट ऑफ बॉक्स जाके आंसर दे रहा है, कुछ पेशेंट्स होते हैं गालियां दे रहे हैं, तो हम बोलेंगे इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स दे रहा है, और या तो कुछ ऐसे वर्ड बोल रहा है जिसका कोई सेंस ही नहीं बनता है, ठीक है, तो हम देंगे 3 स्कोर, ठीक है। इसके बाद आ जाता है कि आप पेशेंट से पूछ रहे हैं बट पेशेंट जस्ट कुछ साउंड्स प्रोड्यूस कर रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे दर्द में मोर्निंग करते हैं, ग्रोनिंग करते हैं, वैसे साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ऐसे बोल रहा है बट कुछ वर्ड नहीं बोल पा रहा है, कुछ सेंटेंस नहीं बोल पा रहा है, तो हम बोलेंगे इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड्स, मतलब 2। इनकॉम्प्रिहेंसिबल मतलब हम उसका कुछ मतलब ही नहीं निकाल पा रहे हैं, वो वर्ड ही नहीं बोल पा रहा है, ही इज जस्ट मेकिंग साउंड्स, राइट, तो हम उसको देंगे नंबर 2। बट अगर पेशेंट कोई वर्बल रिस्पॉन्स दे ही नहीं रहा है देन वी विल गिव नंबर 1। अब इसमें भी एक केस ऐसा आ सकता है कि पेशेंट जो है वो इंट्यूबेटेड है। इंट्यूबेटेड मतलब उसके गले में हमने एंडोट्रेकियल ट्यूब डाली हुई है। जब भी हमें पेशेंट को वेंटिलेटर पे लगाना होता है तो हम एक ट्यूब उसके लंग्स में डालते हैं जिसको बोलते हैं एंडोट्रेकियल ट्यूब, जो कि ट्रेकिया से जाती है। अब मुंह के अंदर ऑलरेडी ट्यूब है तो क्या बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा। अगर यहाँ पे हमने छेद करके यहाँ से पेशेंट को ऑक्सीजन या वेंटिलेटर से कनेक्ट करा हुआ है, ट्रेकियोस्टमी करी हुई है, ट्रेकियोस्टमी मतलब ट्रेकिया में छेद करा हुआ है, तो उस केस में भी पेशेंट जो है वो साउंड नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा। तो हम बोलेंगे हम कुछ भी नंबर ऐसे ही नहीं देंगे, हम बोलेंगे VT या VET, या तो ET लगी हुई है या ट्रेकियोस्टमाइज्ड है पेशेंट। और दूसरा केस क्या हो सकता है कि बहुत से बार हमने वेंटिलेटर पे जो पेशेंट रखा होता है उसको सिडेशन चल रहा होता है, उसे हमने बेहोश करके रखा होता है ताकि वो वेंटिलेटर से लड़े ना, वेंटिलेटर से फाइट ना करे। तो अगर पेशेंट सिडेटेड है या पेशेंट को हम मसल रिलैक्सेंट दे रखा है हमने, जैसे एट्राक्यूरियम दे रखा है, सिसेट्राक्यूरियम दे रखा है, कुछ मसल रिलैक्सेंट होते हैं, तो अगर हमने पेशेंट को मसल रिलैक्सेंट दिया हुआ है तो उस केस में भी हम वर्बल स्टेटस को असेस नहीं कर पाएंगे, तो हम बोलेंगे नॉन टेस्टेबल, VNT, राइट। लास्ट और जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आता है हमारा मोटर। तो आप पेशेंट के पास गए, आपने पेशेंट को बोला प्लीज होल्ड माय हैंड, पेशेंट ने आपका हाथ पकड़ा। अब नाउ यू आर टेलिंग द पेशेंट टू स्क्वीज योर हैंड, पेशेंट आपका हाथ स्क्वीज भी कर पा रहा है, तो मतलब आपकी कमांड को फॉलो कर रहा है या ओबे कर रहा है। बट अगर आपके पास एक ऐसा पेशेंट है जिसको स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम, इंजरी हो रखी है, तो अपने हाथ पांव नहीं हिला पा रहा है, तो हम उस पेशेंट को बोलेंगे अपनी टंग निकालो। अगर पेशेंट टंग निकाल पा रहा है देन इट्स गुड, हम बोलेंगे V6 है, मतलब आपकी कमांड जो है वो फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि आप आईसीयू में खड़े हैं, पेशेंट अपने हाथ पैर जस्ट हिला रहा है, तो अगर इस केस में हमने 6 नंबर दिया तो मतलब हम गलत कर रहे हैं। 6 नंबर इज आपकी कमांड फॉलो कर रहे हैं, खुद से हाथ पैर हिला रहे हैं, हम 6 नहीं बोलेंगे। आपकी कमांड जब पेशेंट ने फॉलो करी इसका मतलब कुछ स्टिमुलस अंदर गया और उसका रिस्पांस आया, तो हम चेक क्या कर रहे हैं? न्यूरल आंख की एक्टिविटी को चेक कर रहे हैं। जस्ट ऐसा नहीं कि हाथ पांव हिला पा रहा है, नहीं, आपने जो स्टिमुलाई दिया उसका रिस्पांस आ रहा है या नहीं आ रहा है, राइट। तो M6 हम तभी बोलेंगे जब आपके स्टिमुलस के रिस्पांस में कुछ रिस्पांस पेशेंट दे रहा है। तो अगर कमांड फॉलो हुई है वेल एंड गुड, हम बोलेंगे M6।
अब पेशेंट ने आपकी कमांड फॉलो नहीं करी तो हम क्या करेंगे, हम अगेन पेन देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने ट्रेपीजियस पे पेन दिया, अगर कोई मुझे यहाँ पे पेन दे रहा है तो मेरा रिस्पॉन्स क्या होगा, मैं क्या करूंगी, अगर मैं थोड़ी न्यूरोलॉजिकल स्टेटस मेरा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज भी है तो मैं क्या करूंगी, जो एग्जामिनर है उसके हाथ को हटाऊंगी। ठीक है, तो मतलब मैं अपना हाथ जो है लोकलाइज कर रही हूँ पेन की तरफ ले जाके उसके हाथ को हटाने की कोशिश करूंगी। अगर ये रिस्पॉन्स आ रहा है तो हम बोलेंगे पेशेंट है M5, राइट। बट और ज्यादा स्थिति खराब हो रही है तो पेन दिया जा रहा है पर वो पूरा यहां तक नहीं ला पा रहा है, बट पेन अपना जो हाथ है उसको यहाँ से फ्लेक्स कर रहा है, फ्लेक्शन कर रहा है, बट यहाँ तक नहीं ला पा रहा है, फ्लेक्स कर रहा है, विड्रॉ फ्रॉम पेन। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज द पिक्चर। ठीक है, मान लीजिए नेल बेड पे प्रेशर दिया, अब वो क्या कर रहा है, पेन से हटा रहा है, विड्रॉ फ्रॉम पेन। अगर ऐसे वाला रिस्पॉन्स आता है, यहाँ से फ्लेक्स हो रहा है हाथ बट यहाँ तक नहीं जा रहा है, जहां पे पेन दे रहे हैं विड्रॉ मतलब पेन की तरफ नहीं जा रहा है, बट कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है। वो रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है कि एल्बो से तो फ्लेक्स हो रहा है और पेन वाले एरिया से दूर जा रहा है हाथ, तो हम उसको बोलते हैं नॉर्मल फ्लेक्शन, मतलब कहीं तो फ्लेक्शन हो रही है एंड दैट फ्लेक्शन इज विड्रॉइंग फ्रॉम द पेन, राइट। तो हम इसको बोलेंगे 4। फॉलोइंग कमांड वॉज 6, लोकलाइजिंग टूवर्ड द पेन, पेन की तरफ लेके गया वॉज 5 और विड्रॉल फ्रॉम द पेन इज 4। अब और स्थिति खराब जब होगी तो क्या होगा कि पेन दिया बट ये हाथ जो है वो मिड लाइन की तरफ आ रहा है, पेन मान लीजिए यहाँ दिया तो ये हाथ मिड लाइन की तरफ आ रहा है, तो इसको बोलते हैं हम एबनॉर्मल फ्लेक्शन। ऐसे वाला जो यहाँ से फ्लेक्स होगा, एल्बो से फ्लेक्स होगा। ठीक है, दिस इज नोन एज एबनॉर्मल फ्लेक्शन, लाइक दिस। तो इसको हम बोलेंगे 3 और इसको हम बोलते हैं डीकॉर्टिकेट। और इसके बाद अगर ये वाला रिस्पॉन्स आ रहा है, हम यहाँ पे रुक जाएंगे, अगर आपने पेन दिया, ये वाला रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, अब रिस्पॉन्स क्या आ रहा है कि हाथ बिल्कुल सीधा होके यहां से तो फ्लेक्स हो रहा है, राइट, बट यहां से एक्सटेंड हो रहा है, एल्बो से एक्सटेंड हो रहा है, तो इसको बोलते हैं हम एक्सटेंसिव रिस्पॉन्स, डीसेरेब्रेट। डीसेरेब्रेट जब स्थिति आ गई तो मतलब कंडीशन बहुत खराब है, प्रोग्नोसिस बहुत पुअर है, बहुत कम कंडीशन है कि पेशेंट अपने नॉर्मल स्टेट में जाएगा, और इसको हम देते हैं नंबर 2, राइट। अब एक रिस्पॉन्स क्या हो सकता है, जो वर्स कंडीशन है कि आप पेनफुल स्टिमुलाई दे रहे हो, पेरिफेरल दे रहे हो, सेंट्रल दे रहे हो, बट कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, पेशेंट फ्लैसिड कंडीशन में है, एकदम फ्लॉपी बॉडी पड़ी हुई है, फ्लैसिड कंडीशन में है, उसको बोलते हैं नो रिस्पॉन्स। ठीक है, नंबर 1 इज नो रिस्पॉन्स। तो जब नंबर 1 की कंडीशन है, मतलब पेशेंट को काफी सीवियर फॉर्म की हेड इंजरी है और पेशेंट का प्रोग्नोसिस काफी पुअर है, ठीक होने की जो संभावनाएं हैं वो बहुत कम है। ठीक है, तो हम इसको रिपोर्ट कैसे करते हैं, हम टोटल स्कोर नहीं, यूजुअली टोटल स्कोर देना इज नॉट अ गुड थिंग। हम कैसे बताएंगे ई में क्या स्कोर आया, वी में क्या स्कोर आया, एम में क्या स्कोर आया। ठीक है, क्योंकि कई बार हो सकता है कि ई तो हम असेस कर पा रहे हैं पर वी असेस नहीं कर पा रहे, एम असेस नहीं कर पा रहे, तो इट्स बेटर टू गिव इंडिविजुअल स्कोर। तो हम ऐसे बोलते हैं E4 V5 M6 में जो मैक्सिमम स्कोर होता है वो होता है E4 V5 M6। तो E4 V5 M6 जब आप 4 5 6 को प्लस करोगे दैट विल कम आउट टू बी 15। तो 15 जो है वो मैक्सिमम स्कोर है, मतलब पेशेंट का न्यूरोलॉजिकल स्टेटस अभी भी ठीक है। मिनिमम स्कोर क्या होगा, E भी 1 है, V भी 1 है, M भी 1 है, मतलब मिनिमम स्कोर इज 3। जब हम 3 की बात आ जाती है तो मतलब पेशेंट जो है बहुत कॉम्प्रोमाइज है, उसका न्यूरोलॉजिकल जो स्टेटस है और पेशेंट की स्थिति काफी बुरी है। तो 3 to 8 तक अगर हम हेड इंजरी वाला पेशेंट आपके पास आता है, उसका हम GCS कर रहे हैं, अगर 3 to 8 तक आपका स्कोर आ रहा है, आपके असेसमेंट का स्कोर आ रहा है, तो मतलब उसको माइल्ड इंजरी है। 9 to 12 तक आ रहा है मतलब मॉडरेट इंजरी है। 13 to 15 तक आ रहा है मतलब सीवियर इंजरी है, राइट। तो सीवियर इंजरी है तो इसको हमें प्रोग्नोसिस पुअर है, ठीक होने की संभावना कम है, या काफी ज्यादा न्यूरोलॉजिकल इंसल्ट हो चुका है पेशेंट का और कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। ठीक है, 9 to 12 है, ये वाले पेशेंट मोस्टली जो है वो वेंटिलेटर पे जा चुके होते हैं, एडवांस लाइफ सपोर्ट चाहिए रहता है,
राइट. सो दिस वाज ऑल अबाउट जीसीएस स्कोर. तो जीसीएस बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है और बहुत ही वैल्यूएबल टूल है जब भी आप आईसीयू में पेशेंट को असेस कर रहे हो या आप पेशेंट के साथ काम कर रहे हो. सो इट इज मस्ट हैविंग टूल और इसको यूज करने के लिए यू नीड अ स्किल and you need memory about all these skills also. So it was all about GCS.